संजय शुक्ला, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। यानी जो बीए तृतीय वर्ष है उसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है भारत में संवैधानिक विकास और टॉपिक है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब हम लोग आते हैं उद्देश्य को, देखते हैं कि जब आज जो टॉपिक हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इससे हम लोग क्या जान पाएंगे। तो इस टॉपिक के अध्ययन के बाद हम लोग जो 1909 का अधिनियम है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी उसकी क्या विशेषताएं हैं इसको जान पाएंगे और भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि इसी एक्ट से भारत में सांप्रदायिक व्यवस्था का आरंभ होता है या सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो मुख्य विषय में हम लोग देखेंगे जो पहला हम लोग का है कि अधिनियम जो 1909 का अधिनियम है वह पारित क्यों हुआ, उसके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या थे, उसके कारण क्या थे। तो इसमें पहला हम लोग देख सकते हैं कि जो इससे पहले 1892 का जो रिफॉर्म हुआ था, उस रिफॉर्म के द्वारा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का जो विस्तार किया गया था, यानी उनमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था, उनकी संख्या बहुत सीमित थी और उसको लेकर के लोगों में, राजनीतिज्ञों में व्यापक असंतोष था। दूसरी बात, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और शेष बंगाल। इसके पीछे उसकी मंशा थी कि जो बंगाल है वो एक बड़ा आबादी वाला राज्य था, लगभग में उसकी 8 करोड़ के आसपास आबादी थी और बंगाल ही सबसे ज्यादा ब्रिटिश प्रतिरोध का केंद्र भी था। ऐसा इसलिए था कि सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में बंगाल के लोग आए तो वो लोग पाश्चात्य विचारधारा से ज्यादा प्रभावित थे और पूरे देश में कहीं भी आंदोलन होता था तो उसमें बंगाल के जो नेता थे वो पार्टिसिपेट करते थे, उसको हवा देते थे, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा थी और नेताओं की भी एक तरह से कहें तो उनकी भी संख्या अधिक थी। यानी जो राष्ट्रीय राजनीति थी 1905 तक, उस राष्ट्रीय राजनीति के सिंहासन पर बंगाल आसीन था। तो कर्जन ने सोचा कि अगर बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो इससे जो बंगाल है उसका राजनीतिक जो क्षमता है बंगाल की वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि दो भागों में विभाजित करने के पीछे उद्देश्य था कि जो पूर्वी बंगाल होगा उसमें अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या होगी और मुस्लिम जनसंख्या जब अलग हो जाएगी तो जो बंगाल है, शेष बंगाल है, उसमें हिंदू बच जाएंगे और जब बच जाएंगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी और मुसलमानों को ज्यादा सुविधा देंगे तो वो सरकार के समर्थक हो जाएंगे। तो ऐसे में जो बंगाल की राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक महत्व है, वो कम हो जाए। तो जब बंगाल विभाजन उसने कर दिया 1905 में, तो बड़े पैमाने पर इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो बंगाल विभाजन को रद्द कराने का जो प्रयास किया गया, इसमें अनेक धाराएं यानी जो आंदोलन की हैं वो बाहर निकली। जैसे बंगाल में अतिवादी आंदोलन या उग्रवादी आंदोलन भी बहुत तेज हुआ भारत में और साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन भी मजबूत हुआ। तो ऐसे में जो बंगाल विभाजन है वो कहीं न कहीं भारतीय के मन में चोट पहुंचाया, यानी जो वो चीज थोड़ी बहुत जो विश्वास थी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर यानी उदारवादियों की, उसकी भी नींव हिला गई। तो उसके बाद 1907 में इसी बंगाल विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी जो स्वदेशी आंदोलन था उसको पूरे भारत में चलाने और बंगाल विभाजन को रद्द कराने के मुद्दे पर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई और दो भागों में विभाजित हो गए तो गर्मपंथी और नरमपंथी।
तो गर्मपंथी ये उग्र आंदोलन चलाते थे और ये इनका मानना था कि अनुनय विनय से सरकार बात सुनने वाली नहीं है, यानी ज्ञापन देने से सरकार बंगाल विभाजन या देश की समस्याओं का समाधान नहीं है। इस मुद्दे पर अलग हो गए, यानी दो भागों में विभाजित हो गया और विभाजित हो गया तो फिर सरकार ने 1909 में जो एक्ट पारित किया उसमें बताया जाता है कि जो कांग्रेस का उदारवादी धड़ा था उसे संतुष्ट करने के लिए, यानी उसको अपने साथ लेने के लिए 1909 का रिफॉर्म लाए। दूसरी बात कि मुस्लिमों को अंग्रेजी सरकार के पक्ष में करना, यानी उस समय 1/4 भाग मुस्लिम जनसंख्या की थी भारत में, जो राष्ट्रीय जनसंख्या थी। तो सरकार ने सोचा कि मुस्लिमों को कम से कम अपने पक्ष में कर लिया जाए, उनको अपना सहयोगी बनाया जाए, और सहयोगी बनाने के लिए सरकार ने 1909 का अधिनियम लाया और उस अधिनियम में उसने मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग भूमिका तय की और उन्हें अपना सहयोगी बना दिया। दूसरी चीज, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसने भारत में एक सुधारों का खाका खींचा और उसी खाके का परिणाम है 1909 का अधिनियम। अब देखें कि 1909 का जो अधिनियम है इसकी मुख्य धाराएं क्या है। तो इसकी मुख्य धाराएं हैं केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानमंडल है उसके आकार और शक्तियों में वृद्धि। ध्यान देंगे, आकार और शक्तियों में वृद्धि। अब देखिए इसके आकार और शक्तियों में वृद्धि कैसे होती है, यानी किस तरह किया गया। तो इसमें यह हुआ कि हम लोग उसको देखने से पहले देखते हैं जो केंद्रीय विधानमंडल है उसकी संरचना कैसी है, यानी उसमें किस तरह का परिवर्तन किया गया। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसका विस्तार किया गया और उसमें कुल 69 सदस्यों को शामिल किया गया, यानी जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें कुल 69 सदस्य थे। अब जो 69 सदस्य थे उसमें 9 सदस्य पदेन सदस्य थे, यानी जो 9 उसके सदस्य थे वे पदेन सदस्य थे, यानी वो कार्यकारिणी के सदस्य थे, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें जो लोग पहले सरकारी सदस्य थे वो भी इसमें शामिल होते थे विधानमंडल में, और उनको हम लोग पदेन सदस्य के नाम से जानते थे। अब 69 में 9 तो पदेन हो गए और 60 अतिरिक्त सदस्य, यानी ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं इनकी संख्या 60 है। और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 60 थी और कुल सदस्य संख्या 9 थी। अब इसमें देखिए कि जो 9 सदस्य हैं ये सरकारी सदस्य, ध्यान देंगे क्योंकि ये पहले से काउंसिल में सरकार के साथ हैं और ये भारत में प्रशासन चलाते हैं। लेकिन जब कानून बनाने के लिए वो परिषद गवर्नर जनरल की बैठती थी तो उसमें 9 सदस्यों के साथ ये 60 अतिरिक्त सदस्य शामिल होते थे, तब उसे हम केंद्रीय विधानमंडल या लेजिस्लेचर असेंबली के नाम से जानते थे या कानून बनाने वाली विधायिका के नाम से जानते थे। अब देखिए कि जो ये 60 सदस्य हैं इन 60 सदस्यों का भी 2 भागों में विभाजन किया गया। एक शासकीय सदस्य के रूप में जिनकी संख्या 28 थी, ध्यान देंगे, यानी जो अतिरिक्त 60 सदस्य हैं उसमें 28 सदस्य शासकीय सदस्य थे और अशासकीय यानी गैर सरकारी, इसको आप कह सकते हैं, और शासकीय को गैर सरकारी कह सकते हैं, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 32। अब ध्यान देंगे कि अतिरिक्त जो सदस्य हैं जिनको कहा जाए कि जो सरकार देश के लिए कानून बनाएंगे, सरकार की नीतियों को प्रभावित करेंगे, उसमें भी आप देखें तो एक बड़ा हिस्सा शासकीय सदस्यों यानी सरकारी अधिकारियों का है। अब देखिए कि जो 32 अशासकीय या गैर सरकारी सदस्य हैं उसमें से 5 सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ देखिए पेज क्या है कि अब सरकारी सदस्यों की अगर संख्या देखा जाए इस विधानमंडल में तो 9 प्लस 28 और प्लस 5, यानी इस तरह हम देखें तो 37, 5, 42 सदस्य विधानमंडल में सिर्फ सरकारी होते थे, यानी सरकार के समर्थक थे, सरकार के नुमाइंदे थे। और इस तरह देखें तो सिर्फ 27 ही सदस्य ऐसे हैं कि जो निर्वाचित हैं, यानी जिनको हम जनता के प्रतिनिधि कह सकते हैं।
तो अब जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इस तरह जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत था, यानी इसमें 42 सदस्य सरकारी है और 27 सदस्य निर्वाचित है। अब हम लोग देखते हैं कि जो 27 सदस्य हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, यानी निर्वाचित कैसे होते हैं। तो अभी इसको निर्वाचित न ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि अभी भी ये सार्वभौमिक मताधिकार अभी यहाँ पे लागू नहीं किया गया और एक तरह से ये मनोनीत ही थे, लेकिन ये कहीं कहीं जनता को अभी कुछ सीमित और भेदभाव पर आधारित कुछ लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति ही कहते हैं। अब देखिए जो 13 सदस्य हैं, 27 सदस्य हैं, उन 27 सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, यानी 13 सदस्य ऐसे थे जिनका निर्वाचन साधारण माने जिनका चयन साधारण निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। अब साधारण निर्वाचन मंडल किससे मिलकर बनता था कि 4 जो प्रांतीय विधानसभाएं थी और गैर सरकारी यानी जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके जो गैर सरकारी सदस्य थे, ध्यान देंगे, यानी 13 सदस्यों का चयन या चुनाव या निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता था। और जो 6 सदस्य हैं इनका निर्वाचन हिंदू जमींदारों द्वारा किया जाता और 6 सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। और 2 सदस्य ऐसे हैं कि जो बंबई और बंगाल वाणिज्य मंडल द्वारा मनोनीत होते थे या निर्वाचित होते थे। तो इस तरह हमने देखा कि 27 सदस्यों में 13 सदस्य साधारण निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते थे और ये प्रांतीय विधानसभाओं के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा चुने जाते थे, 6 हिंदू जमींदारों द्वारा, 6 मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा और 2 बंबई और बंगाल वाणिज्य मंडल द्वारा चुने जाते थे। अब देखिए कि जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें हमने बताया कि सरकारी सदस्यों का इसमें बहुमत रखा गया। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का था और भारत में संप्रदाय के निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। यानी हमने बताया कि एक आया था कि मुस्लिमों को सरकार अपने पक्ष में करना चाहती थी, तो अब अपने पक्ष में करना चाहती थी तो उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो विधानमंडल है उसमें मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाए और उन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम चुनाव लड़े। और इतना ही नहीं किया गया कि जो मुस्लिम उम्मीदवार होते थे उस सीट पर उनको सिर्फ मुसलमान ही वोट देता था। ये सबसे बड़ी उसकी विसंगत थी। उस जो क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ता था मुस्लिम प्रत्याशी यानी पृथक निर्वाचन मंडल से, वहां रहने वाले अन्य जात के लोगों को उस मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकता था। इससे क्या हुआ कि भारत में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई जिसका विकास आगे हम लोग देखेंगे। और ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसे यहाँ पर आकर के संस्थागत रूप दे दिया, उसे कानूनी रूप दे दिया और यहाँ से वो अस्थायी हो गया। अब उसमें इतना अस्थायी हो गया, बाद में इतना दृढ़ हो गया कि भारत अंततः विभाजित हो गया। तो यहाँ देखें मुस्लिमों के लिए विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, वाणिज्य संघ, जमींदारों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। इसका मतलब जो भी प्रतिनिधि जाएंगे विधानसभा में वो सभी अपने अपने हित की बात करेंगे। ये लोग कभी सरकार के विरुद्ध एकजुट नहीं हो पाएंगे क्योंकि जमींदार अपना ही सोचेगा। इसका आगे देखेंगे, आगे के जो वीडियो है उसमें राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कि सीमित और भेदभाव पर आधारित मताधिकार, यानी कुछ ही लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। जैसे इस एक्ट के द्वारा हम कह रहे हैं कि सीमित और भेदभाव पर आधारित मतदान जो दिया गया उसमें क्या किया गया कि अगर मद्रास देखिए कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग योग्यता रखी गई मतदाताओं की। जैसे मद्रास में जो जमींदार 10,000 रुपये भू राजस्व प्रति वर्ष जमा करता था यानी भूमि कर, उसे मत देने का अधिकार दिया गया। वहीं पे
बंगाल में जिसके पास राजा या नवाब की उपाधि थी, इसीलिए हमने कहा है कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। मध्य प्रांत में जिसके पास जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, वहीं देखें तो हिंदू और जो मुस्लिम मतदाता था उसकी भी योग्यता अलग अलग थी। अगर वो 3000 पर अगर कोई मुस्लिम मतदाता है, अगर 3000 रुपये पर वार्षिक आय कर देता है तो वो इसमें मतदान कर सकता था। लेकिन वही हिंदू अगर लाखों रुपए अगर आय कर देता हो तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। उसी तरह अगर कोई मुस्लिम मतदाता है, अगर वो मुस्लिम है, बीए पास कर लिया है, 5 वर्ष हो चुका है, तो वो मत दे सकता था। लेकिन वहीं अगर हिंदू है तो वो बीए पास है तो उसको मत देने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरह हमने देखा कि भेदभाव पर आधारित ये मतदान व्यवस्था थी। अब देखें कि सदस्यों को कुछ खास अधिकार मिले जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। दूसरी चीज, विधान परिषद को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर प्रस्ताव पास करने, बहस करने और मतदान का अधिकार मिला। ये 2 बात आपको विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यानी 92 में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, तो ये पूछा जाता है। दूसरी चीज, जो विधान परिषद में सार्वजनिक जो प्रस्ताव है उसको गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकते थे, उसमें मतदान कर सकते थे, बहस कर सकते थे, उसे पास कर सकते थे। दूसरी चीज, बजट पर, यानी सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला। ये बात निश्चित रूप से आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। यानी 1909 के अधिनियम से बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला, पूरा प्रश्न पर पूछने का अधिकार मिला, विधान परिषद को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर प्रस्ताव पास करने और बहस करने और मतदान का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पर एक सीमितता ये है कि ये सब कुछ जो विधान परिषद का अध्यक्ष था उसके अनुमति पर, उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। आगे हम लोग देखते हैं कि कार्यकारी परिषद के आकार में वृद्धि की गई। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वो ब्रिटिश संसद की अनुमति से प्रांतों के लिए नए कार्यकारी का गठन करे, और अगर नए कार्यकारी बनाता है तो इसी तरह उसने जो प्रांतीय कार्यकारी है यानी बंगाल, मद्रास और बंबई, इसके सदस्यों की संख्या 4 निश्चित कर दिया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय लॉर्ड सत्येंद्र प्रसून सिन्हा की नियुक्ति हुई। यानी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, जिनको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल की कार्यकारी में नियुक्त होने वाला भारतीय कौन है। उसके बाद हम लोग देखें कि प्रांतीय विधानसभा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। दूसरी चीज इसमें, लेकिन ये गैर सरकारी जो सदस्य है उसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत नहीं था। विधानसभाओं के आकार में वृद्धि की गई। बंगाल में 52, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत के लिए 47 सदस्य, पूर्वी बंगाल और असम के लिए 41 सदस्य और बर्मा के लिए 16 सदस्य निश्चित किए गए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से क्या राइज होते हैं। तो ये देखिए कि 1909 के अधिनियम के पारित होने के समय भारत का सचिव कौन था, यानी भारत सचिव कौन था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, और केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये रहा हम लोगों का इस टॉपिक से महत्वपूर्ण चीजें। हम लोग ध्यान दें कि इस जो 1909 का एक्ट है इसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भारत सचिव थे मार्ले, भारत सचिव मार्ले थे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिंटो, इन दोनों लोगों के सुझाव पर ये एक ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। अगले वीडियो में 1919 के एक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।